हे ऑल वेलकम बैक दिस इज मी मोनिका शर्मा एंड वेलकम टू एमएस बायो अकेडमी। और आज हम बात करेंगे परमिसिव एंड नॉन परमिसिव फेज के बारे में, जो हम डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन में नॉर्मली पढ़ते हैं। ओके तो हम ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन टर्मिनेशन कैसे होता है ई कोलाई के अंदर, और इसमें ये जो टर्म्स यूज करते हैं परमिसिव नॉन परमिसिव फेज, इनका क्या मीनिंग होता है। तो ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में, तो एंड तक बने रहिए। तो पहले डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा बैक्टीरिया जो ई कोलाई है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ई कोलाई क्या है? ई कोलाई हमें पता है ये है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। राइट, कैसा है ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और ये इसके अंदर कैसा आपको क्रोमोसोम मिलता है? हमें मिलता है सर्कुलर क्रोमोसोम। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक मैंने डायग्राम बना रखा है, कुछ इस तरीके का सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। राइट, तो 2 स्ट्रैंड्स मिलेंगे आपको, और 2 स्ट्रैंड्स होती हैं तो हमें पता है उनमें क्या होती है, पोलैरिटी होती है। पोलैरिटी मतलब एक स्ट्रैंड जो होगी वो आपकी 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, और एक जो होगी वो आपकी 3 प्राइम से 5 प्राइम की डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी। नाउ ये पोलैरिटी जो होती है, अब जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो डीएनए रेप्लिकेशन करता है? डीएनए पॉलीमरेज। अगर मैं ई कोलाई की बात करूं तो डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसमें डीएनए रेप्लिकेशन में। और ये क्या इंपॉर्टेंस होती है इस डीएनए पॉलीमरेज 3 की? ये न्यूक्लियोटाइड्स जो ऐड करते हैं वो सिर्फ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही ऐड कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड्स को। राइट, तो अगर मैं बात करूं इस स्ट्रैंड की जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी में रन कर रही है, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनेगी, इसकी जो न्यू कॉपी बनेगी डीएनए की जो सिंथेसाइज होगी, वो ऑब्वियसली इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगी, मतलब वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बनेगी। अब यहाँ पे अगर ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो मैंने बताया इसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ऐड करता है, तो यहाँ तो बहुत ईजी है इसको ऐड करना, क्योंकि ये इसकी पोलैरिटी के कॉम्प्लीमेंट्री जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में इजीली ऐड कर देगा, कंटिन्यूस स्ट्रैंड बनेगी हमारी। तो ऐसी स्ट्रैंड को जो कंटिन्यूस बनती रहती है उसे कहते हैं हम लीडिंग स्ट्रैंड। ओके, ये बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे परमिसिव नॉन परमिसिव में, ये सब मैं डिस्कस करने वाली हूँ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो ये थोड़ा कंसेप्ट जानना जरूरी है। ओके, नाउ अब इसके बाद देखते हैं हम ये नीचे वाली स्ट्रैंड, ये जो रन कर रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में। राइट, इसमें अब कैसे बनेगा हमारा जो डीएनए की स्ट्रैंड है, नई कॉपी जो है डीएनए की, वो कैसे बनती है? वो हमेशा, क्योंकि सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ही ऐड कर सकता है हमारा तो डीएनए पॉलीमरेज, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ऐड करना पड़ता है कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स जो हैं वो बनाने पड़ते हैं उसको, जिन्हें कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और इसकी वजह से क्या होता है, ये स्ट्रैंड जो होती है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है लीडिंग स्ट्रैंड के कंपैरिजन में बनने के अंदर। ओके, थोड़ा इसका जो सिंथेसिस का टाइम होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो इसे कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये पीछे रह जाती है, लैग हो जाती है ये अपनी सिंथेसिस में। ओके, थोड़ा सा पीछे हो जाती है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, फिर उसके बाद लाइगेज एंजाइम आएगा उनको जोड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम चाहिए उसको, तो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाती है। ओके, अब क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर, मैंने बोला ई कोलाई के अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, सर्कुलर। अब सर्कुलर का मतलब क्या हुआ, ऐसा कुछ होगा। ओके, तो दैट मीन्स ये जो रेप्लिकेशन फोक बनेगा वो कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में भी चलेगा, इस डायरेक्शन में भी चलेगा, क्योंकि एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। राइट, तो इस तरीके से होना चाहिए, तो मतलब एक डायरेक्शन में तो लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो रही है, एक डायरेक्शन में लैगिंग वाला हो रहा है। राइट, तो मतलब एक कहीं पे तेजी से हो जाएगा जल्दी से, और एक में धीरे से होगा। राइट, थोड़ा थोड़ा स्पीड स्लो होगी, लैगिंग होगी, पीछे की तरफ होगी। राइट, अब एक और चीज, तो ये तो हो गए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है भाई, ई कोलाई के अंदर स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है एक स्पेसिफिक रीजन जिसे कहते हैं हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओके, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोल देंगे ओरी सी रीजन, ओरी सी, दैट इज कॉल्ड एज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरी सी का क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद कर लीजिए आप। ई कोलाई के अंदर ये रीजन होता है सम 245 बेस पेयर का। ओके, और मोस्टली इसके अंदर 380 रिच, ओके, कौन से 80 रिच, 380 रिच रीजन्स या फिर रिपीट्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, और इनके नाम अगर मैं बोलूँ इन 3 रीजन के, तो LMR होते हैं,
मतलब लेफ्ट, मिडिल और राइट, इस तरीके से दे रखा है। और ये कितने बेस पेयर्स के होते हैं? तीनों के तीनों 13 बेस पेयर्स के होते हैं ईच। ओके, 13 बेस पेयर ईच, दैट इज हाउ ये सब होता है। अब ये 80 रिच ही क्यों होते हैं, इसका एक कंसेप्ट मैं आपको समझा देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, हमें डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या है, डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करना है, करेक्ट, तोड़ना है। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं बेसिस के बीच में, उनको तोड़ना है हमें, राइट। कौन करता है ये काम? हेलिकेज एंजाइम, राइट। वो अनजिप कर देता है, फोक बनाता है, रेप्लिकेशन फोक, राइट। अब हमें पता है कि जो डीएनए में बेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, ए, टी और जीएनसी। और ए हमेशा पेयर करता है टी के साथ, और जी हमेशा पेयर करता है सी के साथ, और ट्रिपल बॉन्ड से। अब आपको पता है डबल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसको तोड़ना इजी है। तो अगर हमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ऐसे बॉन्ड्स वाले पेयरिंग हो बेसिस के बीच में जो उनको इजी है तोड़ना, तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मींस रेप्लिकेशन इनिशिएट करना इजी हो जाएगा एंजाइम के लिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे मोस्टली ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे 80 रिच रिपीट्स होते हैं मेनली। ओके, 380 रिच रिपीट्स, राइट। तो इजी हो जाता है इनको करना। ये हो गया कुछ एक सिंपल सा कंसेप्ट जो मैंने तो आपको समझा दिया अभी। अब हम बात करते हैं कि कैसे ये प्रोसेस एग्जैक्टली होता है। अच्छा, एक और चीज, अच्छा इंपॉर्टेंट चीज तो हम भूल ही गए बताने की, जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, टर्मिनेशन। अब स्टार्ट तो हो गया, स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा, ओरिजिन से, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, राइट। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो रीजन है वहां से हमने स्टार्ट कर दिया डीएनए रेप्लिकेशन को। डीएनए रेप्लिकेशन आगे बढ़ा, नई कॉपी बनी। अब इसको कहीं पे रोकना भी तो है, हमें स्टॉप भी तो करना है, राइट। तो स्टॉप कहाँ पे होगा, स्टॉप होने के लिए भी कुछ रीजन चाहिए उसको। ये रीजन कहाँ होता है, जस्ट अपोजिट होता है ओरीसी के, ओरीसी के अपोजिट के आसपास ही होते हैं, राइट, 100 बेस पेयर्स अवे। इन्हें कहते हैं हम टर्मिनेशन साइट्स। ओके, क्या बोलते हैं इन्हें, टर्मिनेशन साइट्स या फिर टर साइट्स। ये टर साइट्स जो होते हैं स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन आके बाइंड कर जाता है, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है, और वो जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है उस प्रोटीन और स्टर साइट का, तो वो क्या करता है, वो रेप्लिकेटिव मशीनरी को एक सिग्नल देता है, उसे ब्लॉक कर देता है कि भैया अब आगे नहीं जाना आपको, अब रेप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ाना, बस यहाँ पे स्टॉप हो गया, खत्म, रेप्लिकेशन टर्मिनेट कर दो, राइट। तो वो कौन सा प्रोटीन है जो टर्कीसाइड्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसे कहते हैं हम टस प्रोटीन, राइट, टस प्रोटीन कहते हैं। तो ये टस प्रोटीन जो होता है किसी भी टर्मिनेशन साइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये जो मैंने एरो से बता रखे हैं सारे टर साइट्स हैं। अच्छा, तो इतने सारे टर साइट, अच्छा ये भी जान लो, ई कोलाई के अंदर टर साइट्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट 10 होते हैं, और इनका नाम होता है टर ए से लेके जे तक। तो टर ए, टर बी, टर सी, तो जैसे कि ये वाला जो है ये टर जे है, ये टर जी है। ओके, तो अगर मैं लिखूं टर जी, देन दिस इज टर एफ, then B, C, this is A, D, E, I and H। ओके, तो सिंपल याद कर लीजिए, ए से जे तक होते हैं, और ये टस प्रोटीन इन कोई से भी टर साइट्स को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके, जैसे ये रिकॉग्नाइज कर लेता है वहां पे जाके, लेट सपोज ए पे रिकॉग्नाइज किया, तो ये टस प्रोटीन आके इस साइट से आके बाइंड हो जाएगा, और ये बाइंड करके क्या फॉर्म कर लेता है, ये फॉर्म कर लेता है टस्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, टस्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। ये टस्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है एक तरीके से ब्लॉक की तरह एक्ट करता है, किसके लिए, हमारी ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉल है, हमारा हेलिकेज एंजाइम है। ओके, तो बेसिकली जो रेप्लिकेटिव मशीनरी है, जो रेप्लिजोम है, उनको ब्लॉक कर देता है कि अब आगे रेप्लिकेशन आपको नहीं करना है, अब आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना है और टर्मिनेशन कर देना है डीएनए रेप्लिकेशन का। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कैसे होता है ये। तो यहाँ पे देखिए, ये हमें आपको ये दिखा रखा है इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कि ये मान लो एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रही है, ये रन कर रही है हमारी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रन कर रही है, राइट। तो ये जो है ये हमारा हेलिकेज एंजाइम है, ये पर्पल से जो बता रखा है। हेलिकेज आपको पता है एक रिंग शेप का एंजाइम होता है और हेक्सामेरिक होता है, मतलब 3 एक जैसे प्रोटीन होते हैं हेक्सामेरिक, ऐसे रिंग की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है। तो ये ऐसे डीएनए के अंदर जा रहा है और ये अनजिप करता जाता है, ठीक है, ये जाएगा तोड़ता जाएगा इन बॉन्ड्स को बस, और अनजिप करता जाता है। ये इसका काम हो गया अनजिप करने का। अब अगर इसको कोई सिग्नल ना मिले तो ये तो कंटिन्यू अनजिप ही करता रहेगा,
और रेप्लिकेशन जो पॉलीमरेज का काम क्या है, वो न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे अनजिप हो गया वहाँ पे वो बस न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाता है और रेप्लिकेशन की नई नई कॉपी बनाता जाएगा डीएनए रेप्लिकेशन की, राइट, डीएनए की। अब अगर ये कंटिन्यू होता रहे तो क्या होगा, ओवर रेप्लिकेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा रेप्लिकेशन हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। ओके, तो एक टर्मिनेशन साइट होनी जरूरी है। तो मैंने क्या बताया, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, एक टर्मिनेशन साइट होती है, तो लेट्स सपोज ये है वो टर साइट। ओके, टर साइट प्रेजेंट है यहाँ पे, टर साइट। अब ये टर साइट कौन रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये जो येलो से मैंने बता रखा है ये क्या है, टस प्रोटीन। ये टस प्रोटीन आके इस टर साइट से बाइंड कर जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, टस्टर कॉम्प्लेक्स। ओके, टस्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा। अब इस टस प्रोटीन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ पॉकेट सा बना हुआ है, ये पॉकेट क्या होता है, ये पॉकेट होता है आपका साइटोसिन 6 पॉकेट ऑफ टस प्रोटीन। ओके, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब मैंने बोला लैगिंग स्ट्रैंड है, एक लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड जल्दी बन जाती है, लैगिंग को थोड़ा टाइम लगता है, राइट। तो लेट्स सपोज यहाँ पे ये जो लैगिंग स्ट्रैंड है ये बन रही है और ये हेलिकेज एंजाइम है हमारा, ये मूव कर रहा है और यहाँ पे आपका ये टर साइट्स है जहाँ पे आपके टस प्रोटीन बाइंड है, मतलब टस्टर कॉम्प्लेक्स बाउंड है। अब जैसे ही हेलिकेज एंजाइम आता है, हेलिकेज एंजाइम का क्या काम है, वो तो बस अनजिप करता जाएगा, राइट, ताकि डीएनए पॉलीमरेज जो आ रहा है वो नई स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता जाए, राइट। अब लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो थोड़ी सी पीछे रह जाती है, उसको टाइम लगता है पहुंचने में एक पॉइंट पे, क्योंकि देखो सर्कुलर क्रोमोसोम है ना, तो अगर ऐसे इन दो स्ट्रैंड्स हैं, डबल स्ट्रैंड्स हैं, तो एक इस डायरेक्शन में चलेगा ओरिसी से, एक इस डायरेक्शन में चलेगा। अब एक अगर लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो जल्दी से स्टर साइड पे पहुंच जाएगी और ब्लॉक कर देगी अपनी रेप्लिकेशन, देखिए लैगिंग स्ट्रैंड को थोड़ा टाइम लगेगा पहुंचने में, राइट। तो दोनों एक ही टाइम पे होने चाहिए। तो क्या होगा, तब तक ये तोड़ नहीं सकते हम इसको, इस ये डीएनए स्ट्रैंड जो है न्यू कॉपी को उनको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये कैसे पता चले कि क्या यहाँ पे ब्लॉक होना है, तो एक पोर्शन जो है वो ब्लॉक कर देगा, एक जो है वो कंटिन्यूअसली परमिट करता रहेगा कि नहीं अभी रेप्लिकेटिव मशीनरी को चालू रखो, क्योंकि अभी हमारा लेगिंग स्ट्रैंड पूरी तरीके से बना नहीं है, राइट, पूरी तरीके से बना नहीं है, उसको अभी और घूम के आना है, पूरा बनाना है कॉपी, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए क्या होता है, जैसे ये टस प्रोटीन तक पहुंचता है टर साइट्स पे, ये हेलिकेज एंजाइम जो है लैगिंग स्ट्रैंड जो कि अभी बन रही है जिस साइड में, वहां पे क्या होता है, ये हेलिकेज एंजाइम इस टस प्रोटीन को, क्योंकि टस और टर प्रोटीन में यहाँ पे एफिनिटी बहुत कम होती है, इस कॉम्प्लेक्स की एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती, तो अगर कोई दूसरा प्रोटीन आता है तो वो इस टस प्रोटीन को हटा देता है, यहाँ से खिसका देता है, तो ये हट जाएगा। ओके, तो ये क्या होगी, अभी ये साइट ओपन हो जाएगी, टर साइट ओपन हो जाएगी, टस प्रोटीन निकल गया यहाँ से। ओके, तो हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा, कंटेनर्स क्या अनजिप करता जाएगा और डीएनए मशीनरी जो है हमारी रेप्लिकेटिव मशीनरी जो है, मतलब पॉल एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, ये सब मूव करते रहेंगे और रेप्लिकेशन होता रहेगा लेगिंग स्ट्रैंड में कंटिन्यू। कब तक, जब तक ये उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाए जहां पे हॉल्ट हुआ पड़ा है लीडिंग स्ट्रैंड का। ओके, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, जहां पे हॉल्ट हुआ पड़ा है तब तक ये मूव करता रहेगा जब तक ये पहुंच नहीं जाता लीडिंग स्ट्रैंड तक, जहाँ पे अरेस्ट हो चुकी है रेप्लिकेटिव मशीनरी की, अब आगे नहीं बढ़ना है, अब ब्लॉक हो चुका है तुम्हारा टर्मिनेशन। तो अब लीडिंग स्ट्रैंड पे आ जाओ, कैसे ब्लॉक होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, लीडिंग स्ट्रैंड में क्यों ब्लॉक होता है, यहाँ तो ब्लॉक नहीं हुआ, यहाँ तो टस प्रोटीन हट गया, हेलिकेज क्या आती, यहाँ पे क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम इसको हटा नहीं पाता, क्यों नहीं हटा पाता, क्योंकि टस प्रोटीन जो होती है और टाइट बाइंडिंग हो जाती है इसकी, किस वजह से, डीएनए का एक जो साइटोसिन रेसिड्यू है, 6th वाला C6 रेसिड्यू, ये क्या होता है, जैसे ही अनपेयर होता है, जैसे ये G6 है, G और C पेयर रहते हैं हमेशा, राइट, गुआनिन एंड साइटोसिन, तो ये जैसे ही अनपेयर होता है हेलिकेज एंजाइम से टस प्रोटीन के बाजू में, टस टर कॉम्प्लेक्स के पास में, इसमें क्या होता है, यहाँ पे ये जैसे C6 अनपेयर होता है, ये क्या होता है, ये फ्लिप हो जाता है, फ्लिप हो जाएगा तो ऐसे कुछ इस तरफ आ जाएगा। ओके, इमेजिन करिए बेस इस तरफ आ जाएगा और ये क्या होगा, यहाँ पे मैंने बताया आपको टस प्रोटीन के अंदर एक C6 की पॉकेट होती है, बाइंडिंग पॉकेट, ये क्या करेगा, ये C6 जो होगा ये इस बाइंडिंग पॉकेट से बाइंड कर जाएगा टस प्रोटीन के, जैसे ही बाइंड हो जाएगा अब क्या होगा, एक तो टस्टर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, एक डीएनए का भी C6 जो है वो बाउंड हो गया इससे, तो अभी क्या होगी, ये बहुत ज्यादा टाइट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हाई एफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यू कैन से हाई एफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब हाई एफिनिटी जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये हेलिकेज एंजाइम बहुत ये नहीं कर पाता है इसको अलग यहाँ से, तो अभी क्या होगा,
हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे ये नहीं अनजिप कर पा रहा है, ये ब्लॉक हो गया, डीएनए पॉलीमरेज मतलब ये आपकी रेप्लिकेटिव मशीनरी जो है पूरी की पूरी वो यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाती है इस पर्टिकुलर साइट पे, जहाँ पे ये टस्टर प्रोटीन जो है ये C6 के बाउंड होने से पॉकेट से ये भी हाई एफिनिटी बाइंडिंग दे दी है इसने और इसको ब्लॉक कर देता है। ये जो मॉडल है ये बेसिकली प्रपोज किया गया है माउस ट्रैप मॉडल, तो आपको ये माउस ट्रैप मॉडल में मिलेगा। ये जो मॉडल जो टर्मिनेशन का प्रपोज किया गया है ना वो माउस ट्रैप मॉडल। तो यहाँ पे जहाँ पे रेप्लिकेटिव मशीनरी को ब्लॉक कर दिया गया ना कि अब आप आगे नहीं मूव कर सकते, परमिट नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसको परमिट नहीं मिला रेप्लिकेटिव मशीनरी को आगे जाने का, इसको बोलते हैं नॉन परमिसिव फेज, नॉन परमिसिव फेज। ओके, और यहाँ पे जिसमें मैंने दूसरी तरफ बताया था जहाँ पे हेलिकेज एंजाइम ने आराम से टस प्रोटीन को हटा दिया और आगे मूव करता जा रहा है, तो दैट मीन्स परमिट दे दिया उसने, आगे मूव कर लो भाई रेप्लिकेटिव मशीनरी और बना लो न्यू कॉपी, ये कहलाता है आपका परमिसिव फेज, राइट। तो परमिसिव फेज पे आपका टर्मिनेशन नहीं होता है, नॉन परमिसिव फेज पे आपका टर्मिनेशन हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली एडवांटेज। अब एडवांटेज क्या है इसका नॉन परमिसिव फेज में, क्यों मैंने बताया, क्योंकि अगर ये होता रहा तो क्या होगा, ओवर रेप्लिकेशन हो जाएगा, राइट। तो ओवर रेप्लिकेशन ना हो इसके लिए नॉन परमिसिव फेज पे ब्लॉक होना बहुत जरूरी है रेप्लिकेटिव मशीनरी का लीडिंग स्ट्रैंड में, फर्दर इन द लीडिंग स्ट्रैंड, and it will remain arrested until the replicative machinery is made and lagging strand reaches this point. Till it reaches the lagging strand this point, it will be remain arrested. So that is how the whole process, this thing, ये जो हो रहा है टस्टर प्रोटीन से कॉम्प्लेक्स से, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है मॉसट्रैप मॉडल का। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, आई विल हेल्प यू, आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट। So that's it for today. Thanks for watching and don't forget to subscribe MS Bio Academy. Bye for now.